लखीमपुर सानिया पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। फिर कोर्ट ने यूपी पुलिस की सरजनिश की है। कोर्ट ने कहा है कि 2 एफआईआर से किसी खास मुलजिम को बचाने की कोशिश की गई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि हम तहकीकात में इंसाफ और आजादी चाहते हैं। वहीं चार्जशीट दाखिल होने तक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की तकर्री भी होनी चाहिए। वाज़ेह हो कि सानिया में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञान देव वानखेड़े की अर्जी पर समाअत हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को कल तक जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। अब इस मामले पर 10 नवंबर को समाअत होगी। वाज़ेह हो कि ज्ञान देव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ एक 8.25 करोड़ रुपए का हत्के इज्जत का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अर्जी में कहा है कि मलिक के इल्जामात से उनके किरदार और साख को ठेस पहुंची है। इससे पहले एनसीबी अफसर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी नवाब मलिक पर सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम लगाया। एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। ओवैसी ने कहा कि चीन की फौज हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल नहीं हुई। पीएम की यह बात गलत साबित हुई है। ओवैसी ने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि चीन की फौज हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो रही है, ऐसे में मोदी हुकूमत की खामोशी की वजह क्या है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में इस पर बहस कराए। प्रधानमंत्री और बीजेपी चीन के मसले में इतने खामोश क्यों हैं? ये तो हमारी ज़मीन में चीन बैठा हुआ है। सैटेलाइट के फोटोज़ आ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में गांव बना चुका है। कई फोटोज़ आ रहे हैं कि डेमचौक में डेप्सांग में चीन बैठा हुआ है, पीएलए की आर्मी बैठी हुई है। ऐसे तस्वीर भी आए हैं कि पिछले साल जो गालवान में हमारे बहादुर सिपाहियों की जो मौत हुई, इतने हमारे सिपाहियों की तस्वीर देखकर हमारा खून खौलता है, कैसे उनको चीन की फौज बिठा के रखी है वहाँ पर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को इस पर बोलना चाहिए और आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इस पर एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। अगर सरकार ये जस्टिफाई करे कि डिबेट नहीं हो सकता, हम सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों को बुलाकर उनसे बात कर लेंगे, नहीं हो सकेगा। जितना उन 2 पार्टियों को इस मसले पर हक है, उतना हमारा भी हक है। आप डिबेट कराइए रूल 248 के तहत। वहीं ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में आम इंतखाबात पर पार्टी की हिकमत अमली से वाकिफ कराया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में बीजेपी को इख्तिदार से महरूम करते हुए योगी आदित्यनाथ को वज़ीर आला बनने से रोकना हमारा मकसद है। चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने और योगी आदित्यनाथ दोबारा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। आज भी हमारी कोशिश वो है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली उपहार आतिशज़दगी मामले से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर अंसल ब्रदर्स को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 5 अफराद को कसूरवार करार दिया गया है। सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आपको बता दें कि काफी पुराना मामला है दिल्ली उपहार आतिशज़दगी मामला। अब इस मामले में फैसला कोर्ट ने सुनाया है। अंसल ब्रदर्स को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कुल 5 अफराद को कसूरवार करार दिया गया है, जिसमें सबसे अहम सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आपको बताते चलें कि उपहार सिनेमा हॉल में आग लगी थी, जिसके बाद कई लोग इसमें हलाक हुए थे, कई लोग जख्मी हुए थे। यह पूरा मामला अदालत गया था और इस पर अब पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें अंसल ब्रदर्स को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कुल 5 अफराद को कसूरवार ठहराया गया है और सबसे अहम इस फैसले में सुशील और गोपाल अंसल, ये दोनों भाई हैं, इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है इस मामले में। क्रूज ड्रग्स मामले में रोजाना नया मोड़ सामने आता जा रहा है। मुंबई के निगरां वजीर असलम शेख पर भी सवाल उठे, जिस पर उन्होंने कहा कि पहले दिन से महाराष्ट्र हुकूमत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मैं पालक मंत्री हूं, किसी का कोई प्रोग्राम हो, मुझे वो इनवाइट करता है। 2 एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश डे वन से हो रही है। जिस दिन शपथ विधि हुई उसके बाद तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना और महाराष्ट्र सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ऐसा आपने सभी चैनल ने दिखाने का काम किया है। अभी ये शाहरुख खान के लड़के के केस के सिलसिले में जो बातें सामने आई, जिसे नवाब मलिक जी ने सारे एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने रखा, उसमें कल नवाब जी ने कहा कि मुझे भी जो है उस क्रूज़ पे इनवाइट किया गया था। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ। एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। ये यात्राएं अलग अलग पालकी मार्गों से चलती हैं, लेकिन सबका गंतव्य एक ही होता है। ये भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है, जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। साथियों, संत तुकाराम महाराज जी, उन्होंने हमें मंत्र दिया है और तुकाराम जी महाराज ने कहा है, विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंग, ऐकाजी तुम्ही भक्त भागवत, करालते हित सत्य करा, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्मेश्वर पूजनाचे। यानी विश्व में सब कुछ विष्णुमय है, इसलिए जीव जीव में भेद करना, भेदभाव रखना ही अमंगल है। आपस में ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, हम सभी को समान माने, यही सच्चा धर्म है। इसलिए दिंडी में कोई जात पात नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, हर वारकरी समान है, हर वारकरी एक दूसरे का गुरु भाव है, गुरु बहन है, सब एक विठ्ठल की संतान है। इसलिए सबकी एक जाति है, एक गोत्र है, विठ्ठल गोत्र। भगवान विठ्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है और जब मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहता हूं तो उसके पीछे भी तो महाराष्ट्र के पंढरपुर मार्ग का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संग बुनियाद रखा है। आपको बता दें कि पंढरपुर अकीदतमंद पैदल जाते हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इन अकीदतमंदों को बड़ा तोहफा दिया है। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में नोटबंदी को आज 5 साल मुकम्मल हुए। बीजेपी सरकार ने साल 2014 में मरकज में इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क में काला धन वापस लाने के मकसद से 8 नवंबर साल 2016 को नोटबंदी की थी। मोदी हुकूमत ने नोटबंदी के पीछे कई मकासद बताए थे, जिनमें मुल्क से बदनवानी का खात्मा और मुल्क की मईशत को कैशलेस करना था। नोटबंदी की वजह से मुल्क की आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन न तो बदनवानी का खात्मा हुआ और न ही मुल्क की मईशत कैशलेस के जरिए मुस्तहकम हो सकी। मुख्तलिफ गोशों से नोटबंदी को लेकर तनकीदें की जा रही हैं। देखिए, आज
नोटबंदी की 5वीं सालगिरह है और 8 नवंबर 2016 8 बजे रात को जब ये तुगलकी फरमान जारी किया गया तो 3 उद्देश्य बताए गए थे नोटबंदी के। सबसे पहला कि काला धन समाप्त करेगी, दूसरा भ्रष्टाचार रोकेगी, तीसरा जो आतंकवाद को पैसा जाता है उसके ऊपर लगाम कसी जाएगी। 5 साल में एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हुए। जिस दिन नोटबंदी की गई थी उस दिन रात में मोदी जी ने कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। नोटबंदी के कारण पूरे देश में हाहाकार मच गया। नोट बदलने के लिए देश में लाइनों में कई लोगों की मौतें हो गई। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने नोटबंदी पर बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका ने अपने ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि नोटबंदी को 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद बदनवानी का खात्मा क्यों नहीं हुआ, मुल्क का काला धन क्यों वापस नहीं लाया गया और मईशत कैशलेस क्यों नहीं हुई। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि मुल्क में ना ही दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है और ना ही महंगाई पर काबू पाया गया। आइंदा आने वाले गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पणजी के एक गांव में आवाम से खिताब किया जिसमें उन्होंने लोक लुभावन कई वादे किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर गोवा में बिजली, मेडिकल और तालीम के लिए काम करेंगे। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएंगे जैसे दिल्ली के अंदर खुलवाया। दिल्ली के अंदर करके दिखाया। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया, करके आया हूं मैं यहाँ पे, दिल्ली में करके यहाँ पे आया। तो दिल्ली में करके दिखाया। गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक एक स्कूल खुलवाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला है, मोहल्ला क्लिनिक। किसी ने सुना मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? सुना? मोहल्ला क्लिनिक खोला है, उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे डॉक्टर फ्री, हर गांव के अंदर और हर मोहल्ले के अंदर खोल दिया। मुख्तलिफ शोबा हयात में गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वालों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों 119 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। बाद अज़ मर्ग मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण अवार्ड, मौलाना कल्बे सादिक को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। मशहूर गुलकार अदनान समी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वाले अफराद में 29 खवातीन भी शामिल हैं। तो इस मौके पर अदनान सामी ने पद्मश्री अवार्ड मिलने पर हुकूमत और मुल्क के आवाम का शुक्रिया अदा किया। कुछ जज्बात जो हैं उनके लिए अल्फाज कम होते हैं और आज जो सम्मान मुझे दिया गया है उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पीपल ऑफ इंडिया, लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं आज अपने जज्बात को ठीक तरह से बयान नहीं कर सकता। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी एंड आई वुड लव टू डेडिकेट दिस टू। मशहूर शायरा मीना नकवी को दिल्ली में याद किया गया। सबरस एकेडमी की जानिब से दिल्ली में याद मीना नकवी के नाम से प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में मीना नकवी की 3 किताब गिरदाब, गुलाब मंजर और चिराग निस्बत का रस्म इजरा भी किया गया। इस मौके पर नुसरत मेहदी, शहपर रसूल, खालिद महमूद और शेख नगीनवी ने अपने अपने अंदाज में मीना नकवी को याद किया। जो जलसा ये प्रोग्राम हुआ है ये डॉक्टर मीना नकवी के एजाज़ में या उन मरहुमा को याद करने के लिए उनकी 3 किताबें उनकी बहनों ने शाये की हैं। इन किताबें भी इत्तेफाक से मेरे हाथ में है इस वक्त। आप चाहें तो इन किताबों का भी चिराग निस्बत है एक किताब ये है और दूसरी किताब जो है वो गुलाब मंजर है, शेरी मजमुआ है ये।
और तीसरी किताब गद्दार। भाई मीना नकवी साहिबा के सिलसिले में फारसी का एक जुमला कहा जा सकता है कि ई खाना हमा आफ्ताबस्त। इल्म अदब का ऐसा गैर मामूली ज़ौक़ उनके ख़ानदान में है। और 3 बहनें तो शायरा और पूरी दुनिया में जाती है। नुसरत मेहदी जो इस वक्त बोल रही है, अलीना इतरत और बड़ी बहन मीना नकवी, इतनी किताबें उनकी शाये हुई है, बहुत कोनामश और बहुत सुलझी हुई शायरा वो थी। डॉक्टर मीना नकवी साहिबा एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनकी पूरी ज़िंदगी उर्दू ज़बान व अदब और हिंदी ज़बान व अदब दोनों के लिए डेडिकेटेड थी। और जितने दिन ज़िंदा रही हैं आखिरी दिन तक उन्होंने शेर कहे हैं, और शेर भी ऐसे कि जो आज के दौर की शायरात या हम जैसे लोग जो हैं उसे तालिब इल्म की तरह पढ़कर उन इस्तिआरात और उन अलामातों को पढ़ कर सीखने की कोशिश करते हैं। मीना नकवी की जो शख्सियत है वो उर्दू अदब की बड़ी शख्सियत है। सिर्फ ये नहीं है कि उनका मकाम सिर्फ शायरी में है, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी भी शायरात हैं जिनका उतना काम है अभी तक शायद इतना काम नहीं है। खबर दिल्ली से है, जहां आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए घर जाने वालों की भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में क्या रेलवे की तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारी नुमाइंदा ने। हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल जिनसे बात करते हैं। सर, इस बार छठ को देखते हुए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हम लोगों ने छठ में जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है उसमें स्टेशंस पर वेटिंग एरिया को ऑगमेंट करते हैं। तो नई दिल्ली और आनंद विहार पे जहां प्रमुखतया भीड़ रहती है पूर्वांचल की, वहां पे हम लोगों ने इस तरह के विशेष प्रबंध किए हैं। उसके साथ साथ छठ पूजा आने से पहले हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन्स की घोषणा कर दी थी और ऑगमेंटेशन का प्लान कर लिया था। यानी जिन ट्रेन्स में संभावना थी एक्स्ट्रा कोच लगाने की, उन सब ट्रेन्स में एक्स्ट्रा कोच लगा दिए गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने अपने पास कुछ ट्रेन्स रिजर्व में रखी थी, क्योंकि किस डायरेक्शन की कितनी भीड़ आएगी ये पूरी तरह से कहना बहुत आसान नहीं होता। तो इसलिए जहां पे हमें वेटिंग लिस्ट ज्यादा मिली वहां पे हमने ट्रेन्स अनाउंस करी हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने लगभग 8 ट्रेन रोज स्पेशल चलाई थी। आज भी 8 का विचार था, प्लान था, लेकिन उसके बाद 2 ट्रेन पहले ऐड करी सुबह, फिर वो भर गई। 2 अन्य ऐड करी, वो भी भर गई। तो अब एक और ट्रेन अनाउंस कर दी, तो 13 अभी तक हो गए हैं। और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम हो सकता है अन्य ट्रेनों की भी घोषणा करें। सबसे ज्यादा डिमांड किस जोन से आ रही थी सर? सबसे ज्यादा डिमांड तो जैसा कि आपको मालूम है, छठ मेनली पूर्वांचल का त्योहार है, तो सबसे ज्यादा डिमांड बिहार के विभिन्न भागों से है। सर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर क्या इस बार तैयारियां रही, किस तरह के एसओपी उसका पालन किया जा रहा है? देखिए, जो कोविड के राज्य सरकार के जो नियम है वो हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। रिजर्वेशन ओनली ट्रेन्स भी चला रहे हैं, और जो बैठने के लिए अरेंजमेंट है वो भी हम लोगों ने इस तरह कर रहे हैं कि थोड़ा दूर दूर लोग बैठ सकें, बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। और जो प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं उसमें एक टाइम पे एक ट्रेन के पैसेंजर्स को आने के लिए रेगुलेट करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो। एक आखिरी सवाल है सर, अगर इसकी तुलना की बात की कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यात्री, चूंकि पिछले कोविड था, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन कितनी संख्या बता सकते हैं? अगर देखिए, अभी पूरी संख्या तो हुई नहीं है क्योंकि अभी मूवमेंट चल रहा है, लेकिन अनुमानतः है ये इस साल जो जाने वालों की संख्या है वो 2020 से ज्यादा है, और 19 से शायद थोड़ी बहुत कम है। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। गाजियाबाद के विजयनगर थाने हल्के में एक 4 साला बच्ची के अगवा मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। अब सीसीटीवी कैमरे से पता चला है कि बच्ची को 2 लोग बाइक पर बिठाकर ले जा रहे हैं। बच्ची के रिश्तेदार काफी परेशान हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अपनी आतिका को उसमें आया हूँ। मेरी आतिका का अपहरण होगा 1 तारीख को, और आज 8 तारीख के कोई भी आश्वासन के अलावा कोई बच्चे को तलाशी नहीं है। पुलिस आती है, सिर्फ आश्वासन देती है मिल जाएंगे। आज हम सबके पास आए हैं और अपना दर्द लेके आए कि हमारा बच्चा हमें मिल जाना चाहिए। पुलिस क्या कह रही है? थाने पर जाते हैं तो बस आश्वासन है कि तलाश जारी है। देखिए, कुछ दिनों पहले एक घटना पुलिस के सामने आई थी कि विजयनगर क्षेत्र में एक 4 साल की बच्ची गुमशुदा है। मौके पर तुरंत हम लोग पहुंचे, वहां पे घटना स्थल का निरीक्षण करा। इसके साथ ही हम लोगों ने टीमें बना दी। टीमें बनाने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करा गया तो उसमें ये ज्ञात हुआ है कि बाइक पे 2 युवक हैं जो कि
उस बच्ची को बैठा के लेके जा रहे हैं। इसमें हम सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक कर रहे हैं, सर्विलेंस की मदद भी ली जा रही है, मैनुअल इंटेलिजेंस भी। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी